बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। सर, आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे और ऑफ क्लासेस साहब हमें वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि पनामा केस के हवाले से वज़ीर आज़म के बच्चों की जानिब से तहरीरी जवाबात जमा करा दिए गए, जिसमें तीनों को बालिग और ज़ेर कफालत ना होने के बारे में बयान किया गया। बताया गया कि कोई भी कंपनी ऑफशोर कंपनी 1993 से 1996 तक नहीं खरीदी गई, मगर अगर चौधरी साहब के बयान को सामने रखते हैं, चौधरी निसार साहब के मुताबिक 90 की दहाई में ये कंपनियां खरीदी गई थी। हाकमे वक्त का मामला दूसरों से अलग होता है। आज की समात में चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म का सबसे पहले एहतसाब और उनके खिलाफ तहकीकात का इंदिया भी दे दिया गया। शरीफ खानदान और विफाकी वज़रा के बयानात में जो तजादात हैं, उनसे पनामा का ये ऊंट किस करवट बैठेगा और अदालत की जानिब से जो भी फैसला आता है, क्या दोनों फरीकैन की जानिब से उसे कबूल भी किया जाएगा? हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज की तरफ से जो तहरीरी जवाबात जमा कराए गए हैं, उनके नकात पर भी तफसीलन बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौमी सलामती की खबर लीक के मामले पर वज़ीर दाखिला की जानिब से बनाई जाने वाली कमेटी को PTI और अवामी तहरीक की जानिब से न सिर्फ मुस्तरद किया गया, बल्कि तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। पनामा में वज़ीर आज़म के बच्चों के लिए मुश्किलात ज़रूर हैं, मगर डॉन लीग्स की अगर बात करें तो इसमें मुश्किलात किस किस के लिए खड़ी हो सकती हैं? आमिर साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी। आज सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग हुई है, क्या समझते हैं आप? आज जवाबात जमा कराए गए, मगर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो नहीं जमा कराए गए। ये कार्रवाई किस हद तक तसल्ली बख्श है और जो ट्यूसडे को हियरिंग होने जा रही है, उसमें कौन सी मजीद अहम पेशरफ देखने में आएगी? भाई, ये तो एक ड्रामा की तरह अनफोल्ड हो रहा है। ज़ाहिर है कि इस वक्त मुल्क का पूरा सबसे बड़ा ड्रामा है कि ना सिर्फ के वजारत उज़्मा दाव पे है, पूरी रूलिंग पार्टी और नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है दाव पे लगी हुई है, मगर आज 3-4 चीज़ें जो कि जिस तरफ नज़र आ रहा है कि केस जाते हुए 3-4 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक, टाइम फ्रेम कि अदालत को देर नहीं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। आज उन्होंने बल्कि ऑलमोस्ट वकला को डांटा है कि आप पहले भी डांटते रहे हैं कि वक्त वो जो हमारा तरीक़ाकार है कि आप एडजमेंट लेते रहें गैर ज़रूरी, वो बिल्कुल वो जल्दी में है। जल्दी में ये है कि वो वक्त ज़ाया नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं जनाब इसका फ़ैसला होना चाहिए। दूसरा, अहाता जो है ना, इसका जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो क्लियर हो गया है कि उन्होंने उनके अपने अल्फाज में कि हाकिम वक्त और उनकी फैमिली के इर्द गिर्द है। बिल्कुल ये मसला हल हो गया, क्योंकि TOR की जो लड़ाई चल रही थी उसके अंदर बुनियादी क्या था कि अपोजिशन कह रही थी, जिसमें पीपल्स पार्टी और PTI भी, कि जनाब हाकिम वक्त का प्राइम मिनिस्टर का पहले होना चाहिए, बाकियों का बाद में। और हुकूमत का ये था कि जनाब नहीं, ये सबका होना चाहिए एहतसाब, जिससे बड़ी देर लग जाती थी। तो वो भी आज अदालत ने क्लियर कर दिया है कि नहीं जनाब, ये हाकिम वक्त का जो है ना प्राइम मिनिस्टर का वो होना पहले ज़रूरी है। वो जो TOR की सारी लड़ाई थी ना, वो ख़त्म हो गई है। ये अब जो भी TOR आएंगे ये क्लियर हो गया कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली के जायदाद और मसला। दूसरा, सिर्फ उसकी जुरिस्डिक्शन जो मुझे लग रही है कि वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने वो 4 फ्लैट्स पे नहीं रह गई, वो बढ़ गई है कि जनाब तमाम जायदादें जो हैं कि टैक्स के इशूज़ भी इसमें आएंगे। जो सवालात आज हुए हैं उसके मतलब कि यहाँ से कितना टैक्स दिया गया और किस वक्त दिया गया और वो ट्रेल कैसे पैसा गया, ये सारा भी अहाते में नज़र आ रहा है। जिस किस्म के सवाल आएंगे ये सारे सवाल भी होंगे। दूसरा, उसमें मैं समझता हूँ कि ओनर्स जो आज अदालत ने कहा, ख़ास तौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जनाब ये पिटीशन पे नहीं रह गया कि ये सिर्फ PTI की पिटीशन पे या बाकी पिटीशनों पे हो रहा है। उन्होंने कहा जी ये समझें कि इसको हम सुओ मोटो, अब ये अदालत का मसला हो गया है, ये रियासत का मसला हो गया है। सो ओनर्स जो था कि जनाब सारे शवाहिद और प्रूफ देने का जो पहले समझा जा रहा था कि PTI ने साबित करना है, वो अब नहीं है। अब ये अदालत के पास हाथ में चला गया है कि अदालत खुद जो है असेस करेगी, किसी से भी किस तरीके से तफ्तीश कराते हैं वो बात की बात है। मगर ये सिर्फ ओनर्स PTI पे नहीं रह गया इसकी तफ्तीश का कि PTI जो प्रूव करेगी उसकी बेसिस पे है। उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया अदालत ने कि जनाब आप बताएं कि आपके पास ये खरीदे जो पैसे ये खरीदे गए, और उस पर शवाहिद ना देने पे, दस्तावेजात ना देने पे कि आपने अपना वो तो दे दिया है। तो जब दस्तावेजात आ जाएंगी तो उसके बाद फिर ये ना, पहले तो बयानात थे जिसमें लोग कह रहे थे कि तजादात हैं, मगर ये एक स्टेप फॉरवर्ड हो गया है कि सिर्फ बयानात नहीं आ गए। अब जब दस्तावेजात आ जाएंगी तो फिर वो अदालत के अंदर
तो वो एक दूसरा है। उसके बाद से ये बातें जो पहले इंटरव्यूज़ में कही जाती रही कि जनाब जैसे उन्होंने कह दिया, आज अब फाइनल हो गया, रिटर्न चला गया कि 2005 में ये खरीदी थी। सही सही। अब इसके बाद वो सवालात आ जाते हैं कि अल-तफ़ीक केस में ये जायदादें जो कि गिरवी रखी गई थी तो वो कैसे जस्टिफाई होगा। इस तरह के हमारे जैसे लोगों के बड़े ज़हन में सवाल आ जाते हैं। कफ़ालत के मामले में फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये सवालात थे कि 2011 में मरियम बीबी ने उनकी कफ़ालत में थी, उन्होंने इनकार कर दिया आपके नहीं थी। बिल्कुल। तो वो अब ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ एक स्टेप फॉरवर्ड अब ये अगली डायरेक्शन में जाता जा रहा है। और सबसे फाइनली जो ऑब्जर्वेशन आज थी अदालत की वो ख़ास तौर पे इस पे थी कि हो सकता है कमीशन की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, ये सबसे अहम नुक्ता ये समझा जा रहा था। ये शवाहिद की बेस पे ही वो, क्योंकि जो बहस ये रह रही थी कि ये नाब ये कैसे होगा, ये बाहर के मुल्कों से कैसे शवाहिद आएंगे, पैनामा से कैसे आएंगे, कौन करेगा, जिससे लगता था कि ये बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये बड़ा सादा सा लगने पड़ा है कि सीधा सा वो जो सलमान राजा साहब कह रहे थे कि सिंपली आपसे पूछ लिया जाएगा कि जनाब आप बताएं कि आपने ये कब, कहाँ, कैसे जायदाद खरीदी और इसके पैसे कैसे बेचे। बिल्कुल, ये सारी बातें बड़ी अहम है। शाह साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से आमिर साहब ने कहा कि टाइम फ्रेम बड़ा अहम है, आपको लगता है कि कमीशन की शायद जरूरत ना पड़े और 1-2 समातों में ये फैसला सामने आ जाए? इसमें देखें जी, जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज दी है, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, जिस तरह आमिर साहब ने फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म का अपना माइंड बिल्कुल इस बात पर सेट कर लिया है कि ये इशू जो है, ये मसला जो है, ये इतना टिकलिश हो गया है कि कौम का नर्वस सिस्टम जो है वो एक किस्म का ब्रेक होने के करीब आ गया है, पूरी कौम का। तो अब चूँकि मसला जो है वो चला गया है एक ऐसी जगह पर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, इसके ना ऊपर ना आगे ना पीछे दाएँ कोई चीज़ नहीं है, तो और बड़ी क्रेडिबल है हमारी पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन अदालतें हैं। तो अब उन्होंने ये जो एक माइंड दे दिया, अपना अंदिया दे दिया है, इस पे क्लियर हो गया एक मसला कि ये मसला दिस वे और दैट वे, हमें ये नहीं पता, मुझे कम से कम ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी, लेकिन ये बात बड़ी खुशाइंद है कि उन्होंने कह दिया है कि इस पर मज़ीद कोई वक़्त कौम का या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का या पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो ज़ाया नहीं किया जाएगा जो इनके पास। इसलिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और साथ उन्होंने वार्न भी किया वकला को, देख ले भाई आप ये चीज़ें जो नहीं दे रहे, ये कल को आप ही को ना पछताना पड़े, मतलब। बिल्कुल। तो इट्स मीन के सुप्रीम कोर्ट सॉरी हमेशा ही सीरियस हुआ करती है हर मसले पे, लेकिन इस मसले पे बिलखसूस वो बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल क्लियर है। एक तो टाइम के मसले पे, और दूसरा जो आमिर साहब ने भी जिक्र किया जिसका कि ये जो है टी आर्स वाला और ये टाइम फ्रेम के हिसाब से जी, उस पर भी मैं समझता हूँ कि उस पर भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन नज़र आता है कि उस पर भी कोई उनके नज़दीक कोई एम्बिग्यूटी ऐसी नहीं है। सही। उस पर भी वो आलमोस्ट, चूँकि बहुत एक प्रोमिनेंट बेंच इसको कॉग्निजेंस लिया हुआ है उसने, तो उस पर भी उन्होंने कोई वो क्लियर नज़र आते हैं मुझे। बिल्कुल। और जो एक जज पर वो बनाया जाना था कमीशन जी, इसके बारे में जो वो बिल्कुल यानी इस किस्म की कि भाई देखते हैं कि जरूरत भी है या नहीं है। बिल्कुल, यानी कि एक बिल्कुल वाज़ेह विजन लेके चल रही है, वाज़ेह विजन लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है आज की प्रोसीडिंग से ये नज़र आता है कि एक तो वो बिल्कुल दे मीन बिजनेस, ठीक है, क्विक, और ताकि कौम का नाम वक्त ज़ाया किया जाए, और फिर चूँकि बड़े अदारे इसमें मुलव्वस हैं, बड़े अदारे से मुराद एग्जेक्टिव, चीफ एग्जेक्टिव, फैमिली ऑफ द चीफ एग्जेक्टिव। तो अब देखें कि उन्होंने जो दिन दिया है 15 तारीख का, तो इसके बाद वो कैसे आते हैं और किन दस्तावेजात के साथ आते हैं। बिल्कुल, दस्तावेजात पे खासा जोर है, इसके ऊपर भी बात करेंगे क्लासेस में। आपकी तरफ आऊंगी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई है, समाअत हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? किस हद तक वो तसल्ली बख्श है? टाइम फ्रेम के हवाले से क्या बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट आइंदा कितनी समाअतों तक फैसला दे सकेगी? ये बड़ा आपका एक ये अहम सवाल है, और मैं जो थोड़ा सा, जैसे आमिर मतीन साहब भी कह रहे थे, अगर शाह साहब बैठे हैं, बहुत बड़ा इनका अपना एक ह्यूज एक्सपीरियंस है, कि मुझे तो ये फील होना शुरू हो गया आज की प्रोसीडिंग के बाद कि हमारे जजेस जो हैं, ऑनरेबल जजेस,
इन्होंने पूरा केस को स्टडी किया है। ये जो 7 महीने ये पनामा स्कैंडल अप्रैल में आया था, 4 या 5 अप्रैल को आया था इस साल, तो इन्होंने बैठ के जजेस ने इसको पढ़ा है, समझा है और एक एक डिटेल्स इन्होंने जानी है। और जो बेंच है, पूरे का पूरा बेंच जो है, ये आपको एक तरह का कंसेंसस इस पे डेवलप होते लग रहा है कि आपको लंबी और ज़्यादा प्रोसीडिंग की शायद ज़रूरत ना पड़े। और मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि जजेस ने ये 7 महीने थे, चलो डिले हुआ है, इसको पहले टेकअप हो जाना चाहिए था, पहले लेके आते और तो, ताकि ये जो हमारे पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ ये ना होता। लेकिन इवन देन हमारी अदालत ने, हमारे जजेस ने इस पूरे केस को समझा है और इसकी कोर तक पहुंचे हैं। जैसे आमिर ने कहा था कि पहला सवाल तो ये आपने डिटरमिन करना था कि एहतसाब किसका होना है। पहले यहाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली का होना है, इमरान खान का होना है, उसके बाद अलीम खान का होना है, या किसी और का होना है जिन जिन के ऑफ शोर्स है, मेरा होना है या शाह साहब का या जिसका होना है। और ये पहले दिन से ये प्रिंसिपल आमिर मतीन साहब स्पेशली हमेशा एक बात पे जोर देते थे कि जनाब कि जो जितना बड़े ओहदे पे बैठा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी टॉप से शुरू होती है। ये नहीं कह सकते कि मैं वजीर आजम हूँ या मैं सदर हूँ, मेरा आप ऐसा आप रहने दें, पहले फलां फलां का कर रहे हैं। एक तो चीज़ बड़ा क्लियर है सुप्रीम कोर्ट। और जहाँ तक मेरी कुछ इतलात हैं आपके साथ शेयर करूँ कि शायद 15 नवंबर से पहले मजीद कोई सेंसेशनल इंकशाफात होंगे इसमें पनामा जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट से। आप जरा मेरा ख्याल इस वीकेंड के एंड तक मजीद कुछ इंफॉर्मेशन, मजीद कुछ डॉक्यूमेंट्स, मजीद कुछ डिस्क्लोजर्स जो हैं, मुझे लग रहा है कि 15 नवंबर से पहले मजीद इसमें डेवलपमेंट्स होंगी। आप देखेंगे कि जो पूरा पनामा केस जो इस वक्त मौजूदा चल रहा है, इसकी शायद आके शेप भी बदल जाए। और लास्टली जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन मुझे लग रही है आज की प्रोसीडिंग से, अगेन एक मेरी असेसमेंट है कि शायद नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आने से पहले ही इस मामले को किसी वन वे और अदर इसको सेटल कर दिया जाए और नए जो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने आना है दिसंबर में जी। तो शायद ये मामला उन तक ना छोड़ा जाए, उससे पहले ही इसको पनामा स्कैंडल जो है या इसकी जो जुडिशियल इसकी कार्रवाई है, मुझे लगता है आई में भी रॉन्ग, मेरी असेसमेंट है कि शायद नए चीफ जस्टिस के आने से पहले कहीं ना कहीं पे ये मामला सेटल हो जाएगा। और शायद नवाज शरीफ साहब के लिए बड़े मुश्किल और टफ डेज हैं। ठीक है, लेट्स सी कि नवाज शरीफ साहब आपने क्लासेस साहब ये बात की। आमिर साहब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आ जाते हैं। जिस तरह से आपने बड़ी अहम बात की कि 15 नवंबर से पहले मजीद इंकशाफात और मजीद डेवलपमेंट भी सामने आएगी। और जिस तरह से शरीफ फैमिली की बात की है, ये रकम गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई, कानूनी तौर पर मुंतकिल की गई, सबसे अहम नुकता। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून एतजाज एहसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर, आपको भी प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से अदालत की कार्रवाई पर और अदालत का ही हुक्म, आप क्या समझते हैं कितना अहम है कि शरीफ फैमिली को मुतमईन करना पड़ेगा जो रकूम भी मुंतकिल की गई वो कानूनी तौर पर थी? समझते हैं आसान है, मुश्किल या फिर नामुमकिन? ये तो खैर अब उन्हीं को पता होगा कि आसान है या मुश्किल है, मगर असल बात जो हुई है वो ये है कि ओनस जो है वो उन पे ही चला गया है। पहले जो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं बल्कि चौधरी एतजाज साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे पूछना चाहूँगा कि चौधरी साहब 2-3 चीज़ें हमें नज़र लग रही हैं एज अ ले मैन, तो आप अपनी वकालत की जो है ना वो हमें तशरीह की करें कि हमें लग रहा है कि एक तो टियोआज का जो ये मसला था कि लड़ाई जो चल रही थी कि पहले प्राइम मिनिस्टर की तफ्तीश की होगी या बाकी सब की होगी, वो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हाकिम वक्त की और उसके ख़ानदान की सबसे अहम है। दूसरा कि जो ओनर्स जो था पहले सिर्फ पिटिशनर्स पे था, पीटीआई पे और बाकी जो लोग थे, अब वो लगता है कि उन्होंने कहा जी हमने इसको सुओ मोटो भी बीच में पावर्स को बीच में डाल लिया है, तो अब ये अदालत के हाथ में चला गया, सारा ओनर्स उन पे नहीं रह गया। ये मैं सही समझ रहा हूँ चौधरी साहब? आमिर साहब, ये बड़ा वाज़े इशू है, बड़ी वाज़े, इसमें कोई इबाम की बात नहीं है। जब और ये करप्शन के केसेस में खसूसी ये पैमाना और ये असूल है करप्शन के केसेस, वरना तो बारे सबूत जो ओनर साहब कह रहे हैं, बारे सबूत उस पे होता है जो इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन जब करप्शन के केसेस में बैनुल अक़वामी
तकाज़ों के मुताबिक बैनुल अक़वामी कवानीन और हमारे यहाँ भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 से लेकर एहतसाब एक्ट और नैब ऑर्डिनेंस और हर लॉ में अगर मामला ये हो कि कोई जायदाद प्रोसिक्यूशन साबित कर दे कि ये मुलजिम की या इल्ज़ाम अलैह की मलकियत है, ये साबित हो जाए या वो इतराफ़ कर ले, वो इकबाल कर ले, और इस मुकदमे में इसका इकबाल वजीर आजम ने भी किया है अपनी तकरीर में। सिर्फ वो कहते हैं 1980 से यूं पैसा गया, यूं गया, यूं गया, और बेटे ने भी, हुसैन नवाज ने भी माना है कि ये बेफेयर अपार्टमेंट्स हमारी हैं। अब बारे सबूत शरीफ खानदान पे है कि वो साबित करे कि वो जो जराए थे, जिनसे वसाइल जो थे और जो आमदन थी, जिनसे ये खरीदे गए अरबहार रुपए की प्रॉपर्टी, वो जराए भी, वसाइल भी और आमदन भी वो लिजिटिमेट और कानूनी एतबार से जायज़ थी। उस पर इनकम टैक्स दिया हुआ था, उसको जायज़ अंदाज से रेज किया गया, कमाया गया, और जायज़ जराए से उसको लंदन पहुंचाया गया। हाँ, वो वाया पैनमा गए, पर वो जायज़ अंदाज से जराए से गए। ये सारा का सारा बारे सबूत अब शरीफ खानदान पे है। ठीक है, तो ठीक। मैं अगर आप इजाज़त दें चौधरी साहब, जो आपका भी ये कहना था काफ़ी कि जनाब इसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट की बड़ी ज़रूरी है मनी ट्रेल को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो तो फिर अब मसला आसान हो गया। अभी तो सारा ओनर्स उनको खुद ही एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे पैसा लेके गए और ये कब ख़रीदा गया। तो ये टाइम फ्रेम का, ये रऊफ क्लासा साहब अभी कह रहे थे कि इनको लगता है कि चीफ जस्टिस के रिटायर होने से पहले फैसला हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जाने से पहले हो जाएगा। आमिर साहब, ये तो 5 दिन की बात है। मैं आपको बताऊं, इसमें बेसिकली बुनियादी तौर पे जो चीज़ है वो हुसैन नवाज ने, उनको तलब किया जाए, मरियम बीबी को तलब किया जाए, वजीर दाखिला को तलब किया जाए और वजीर आजम को। उनके सामने अदालत में मल्टीमीडिया अब हर रोज़ इस्तेमाल होता है, उस पर उनका बयान चला दिया जाए और हुसैन नवाज से पूछा जाए कि ये बेटा आपने ये बयान दिया है, ये आपका बयान है? वो कहेगा हाँ। वजीर दाखिला से पूछा जाए कि आपने ये बयान दिया था, ये बयान आपका है कि 18-20 साल पहले ये फ्लैट खरीदे गए, और वो 1993-94 बनता है जब वो इस्लामाबाद मोटरवे, पाकिस्तान लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के वो सारी इसकी डील और ट्रांजैक्शन हुआ था। उसी ज़माने से वो बनता है, उसी के करीब तक। तो वो भी कहना पड़े, वो कहेंगे हाँ, चौधरी निसार अली ये तो नहीं कहेगा, वो खुददार आदमी है कि ये मेरा बयान नहीं है। वजीर आजम से के सामने उनकी तकरीर चला दी जाए कि आपने कहा 1980 में हमारे 1972 में हम सिफर हो गए क्योंकि शहीद भुट्टो ने हमें नेशनलाइज कर लिया, फिर 1980 में हमने इतना माल पाकिस्तान से बाहर लेके गए जिससे हमने एक स्टील मिल, गल्फ स्टील मिल दुबई में लगाई। तो ये इनका अपना नैरेटिव है, मेरा नैरेटिव नहीं है, ये अपना इनका नैरेटिव है। इनका अपना नैरेटिव इनको कन्फ्रंट किया जाए, ये एडमिट कर लें, तो उसके बाद उनसे बताया जाए कि अब आप इसमें बताएं कि ये जो वसाइल और ज़राए आमदन थे उनकी तरसील भी जो आपने खुफिया अंदाज में की, पर तरसील भी जो कानूनी तौर पे जायज़ थी, और उनकी कमाई भी, उन वसाइल और उस आमदन की कमाई, जब आप ज़ीरो हो गए, आप 2 दफ़ा ज़ीरो हुए। एक दफ़ा आप 1972 में नेशनलाइजेशन में ज़ीरो हुए, एक दफ़ा आप अक्टूबर 99 में जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो आपको ज़ीरो कर दिया। तो फिर आपके पास इतने वसाइल और ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एतजाज साहब, इनके वसाइल जहां से भी आए, जरिए आमदन क्या था उस पे आएंगे, लेकिन क्लास साहब आपकी तरफ जिस तरह से एतजाज साहब ने कहा बुनियादी चीज ये है कि तीनों बच्चों को तलब किया जाए, उनके बयानात चलाएं अदालत के सामने। क्या समझते हो हुकूमत पर कितना प्रेशर उस वक्त आ सकता है अगर ये कर लिया जाए? तो मैं उनसे नहीं, उन्होंने एतजाज हसन साहब ने बड़ा खूबसूरत तरीके से मेरा ख्याल एक्सप्लेन कर दिया, उस पर फर्दर मेरे कमेंट की ज़रूरत नहीं है। एतजाज साहब जरा बड़ा नाम है, लीगल चीज़ों को बेहतर समझते। मैं उल्टा अगर इजाज़त दें तो एतजाज साहब से 2 सवालात पूछ के ज़रा थोड़ा सा मज़ीद इस मामले को क्लियर करना चाहेंगे।
इत्तेज़ार साहब, एक तो इस पे मुझे बताइएगा कि ये कुछ हमने देखा पिछले दिनों से यकदम सुप्रीम कोर्ट जो है, मेरे ख्याल पाकिस्तान बार के लोग जो हैं टॉप के, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ इख्तियार ही नहीं है जनाब, सुप्रीम कोर्ट को टेकअप ही नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सियासी मामलात में क्यों पड़ रही है। हालांकि आपको याद होगा इसी सुप्रीम कोर्ट में ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनका ट्रायल हुआ, आप उनके उसमें वकील भी थे सारे। तो एक तो मुझे ये बताएं कि वो वकील जिनसे तवक्को की जाती है कि वो इन केसेस पे जीरो टॉलरेंस करेंगे और यहाँ अदलिया का ज्यादा एक्टिव रोल देखेंगे, वो खड़े हो गए हैं वो डांग सोटे लेके जनाब के सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, जरा एक तो इस पे रोशनी डालिएगा कि ये क्यों डिवीजन है, ये यकदम हुकूमत ने कोई रोल प्ले किया है, कुछ जैसे माजी में हम देखते हैं कि उनकी को आगे पीछे किया गया है। और दूसरी बात सर कि अगर कल को ये पीपल्स पार्टी को ड्रैग किया जाता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये कोशिश तो करेंगे, अगर हम तो डूबे हैं सनम तुझे भी ले डूबेंगे, क्या अगर नवाज शरीफ साहब डूब रहे हैं पनामा के उस पे कंपनीज पे ऑफशोर पे, हाँ तो ये इल्जाम तो किसी हद तक उसमें भी लगते रहे हैं, बेनजीर भुट्टो साहबा पे, जरदारी साहब पे, सरे महल बला बला चीजें। तो ये आप पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि किसी स्टेज पे पीपल्स पार्टी को भी ड्रैग कर लिया जाए। और साथ में एक और भी ये मुझे बताते जाए, सॉरी मेरा सवाल बड़ा लंबा हो गया, आप किसी स्टेज पे इन प्रोसीडिंग को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जितना नॉलेज और जितनी एक्सपर्टीज आपके पास है, तो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट में तो अभी जितने भी वहां पे वकला आए हैं शायद इस तरीके से वो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सके जो पिछले कुछ 5-6 महीने से आप ये मुसलसल टीवी पे कर रहे हैं। तो आप ज्वाइन करेंगे इसको प्रोसीडिंग को, आप भी जाएंगे, हिस्सा बनेंगे इनका, या आप हमारी तरह आप भी बैठ के टीवी पे कमेंट करेंगे सर? नहीं, मैं समझता हूँ ज्वाइन करना या ना ज्वाइन करना तो हमारी पार्टी का फैसला होगा। उसमें बुनियादी तौर पे हमारा जो मौकफ है, मैं आपके तीसरे सवाल को पहले ले लेता हूँ। मौकफ ये है कि हमारा जो पैनामा पेपर्स बिल है वो एक मुनासिब रास्ता है और इंस्ट्रूमेंट है इस सारी तहकीक और तफ्तीश का, और उसको अपनाया जाए, और हम जरा पॉलिटिकल प्रेशर उसकी वजह से डालना चाहते हैं। यहाँ तक बाहर बैठ के तो जरा फ्रस्ट्रेशन तो होगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनकी जब इनको सवालात किए जाएं, या अब वो फर्गुसन की देखे रिपोर्ट ले आए, वो फर्गुसन वाले डायरेक्टर को मैं 10 सवाल पूछूं ना, गिरा उसका डॉक्यूमेंट, जब तक वो खुद अदालत में पेश होके डॉक्यूमेंट की तस्दीक नहीं करता, ओपिनियन की तस्दीक नहीं करता, वो डॉक्यूमेंट का कोई वजूद ही नहीं है, कोई उसकी हैसियत ही नहीं है, जब तक उसकी गिरा उस की पे नहीं होती। और 10 सवालों में उसकी टांगें कांपनी शुरू हो जाएंगी अगर वो फर्गुसन वाले ने जिस तरह की रिपोर्ट दी है और इन्होंने जो रिपोर्ट हासिल की है। पर उसको आते हैं दूसरी सवाल पे आपकी कि ये वकला ने जो कहा है, बहुत सारे बड़े बड़े टॉप के वकला कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कोई इख्तियार नहीं, सही वकला बरादरी तकसीम हो चुकी है, KTR नहीं अदालत बना सकती। मैं दो पहले एक वो कह दूं आपका, हमारा मौकफ जो है कि वजीर आजम और राय थ्रू आउट, वजीर आजम के से खानदान से आगाज होना चाहिए और हम किसी का इस्तिस्ना नहीं मांगते। ये आपका दूसरा सवाल। पहले सवाल पे मैं आता हूँ, वकला की जो ओपिनियन है, इस पे मैं एक चीज अर्ज कर दूं, ये ओपिनियन के सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है या नहीं है, इस पे यकीनन 2 आरा हैं और दोनों आरा में साहिब हैं। एक ये है कि जी कानून को ये इजाजत नहीं देता, कानून सिर्फ 1956 का कानून है और उस 1956 के कानून की वजह से ये हुकूमत ही नोटिफाई कर सकती है जो वकला कुछ ले रहे हैं। दूसरी राय इसके बरक्स जो है कि ये पानी अब पुलों के नीचे से बहुत गुजर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ कमीशन बनाई हैं, किसी वकील ने उस पर एतराज़ नहीं किया। मेमोगेट की कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी, 15 मिनट में बना दी थी, जब मियां नवाज शरीफ काला कोट काली टाई पहन लेके और पेश हो गए थे अदालत में। फिर उन्होंने मीडिया पे भी कमीशन बनाई। तो कमीशन बनाने की नज़ीर अब सुप्रीम कोर्ट के लिए मौजूद है। लेकिन मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ, मेरी एक राय है कि बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को ये सलाहियत बज़ाहिर है, लेकिन उनको बनाना नहीं चाहिए। ये 5 जज बैठे हैं, ये 5 दिनों में ये मामला खत्म हो सकता है। ये बुलाएं
इन गवाहान को जो एतजाज साहब, आपको ये तो नहीं लगता, क्लासेस साहब हमें एक ब्रेक पे जाना है। एक सवाल छोटा सा सवाल छोड़ के जाता हूँ जरा एतजाज साहब से, और मेरा ख्याल शाह साहब बैठे उनसे दोनों से मेरा ख्याल है मेरा सवाल का जवाब पूछेगा। आपको ये तो नहीं लगता कि ये 1998 वाली तारीख दोहराई जाएगी और फिर कोई सुप्रीम कोर्ट पे हमला होने का इम्कान तो नहीं है? मेरा ख्याल ब्रेक के बाद आप बिल्कुल क्लास साहब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। जो ये सवाल आपने छोड़ा है उस पर शाह साहब के क्या कमेंट्स हैं और एतजाज असलम साहब उसको किस तरह से लेते हैं, उस पर जवाब हासिल करेंगे। ब्रेक बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। शाह साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, जाते हुए क्लासेस साहब एक सवाल छोड़ के गए थे, हम चाह रहे हैं कि आप उस पर अपना जवाब दें। एग्जैक्ट क्या सवाल था कि सवाल ये था, वो कह रहे थे कि आगे भी 1998 में ऐसा सुप्रीम कोर्ट पर क्या हुकूमत जब थोड़ा खतरा हुआ था सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था। मैं बिल्कुल मुझे याद है 1998 में मैंने था और इस पे बड़ी दफ़ा बहुत जगह पर बातें हो चुकी हैं। पहली बात तो मैं जो वो फिर बड़ा लंबा इशू है, मैंने कभी ये तस्लीम नहीं किया, चूँकि मैं उस दिन खुद मौजूद था सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर। कोई 1998 में इस किस्म का हमला नहीं हुआ था, जो सारे वही थे, हमला नहीं हुआ था, ये बात कर रहा है। ठीक है, गेट टूट गया, खिड़कियां टूट गई, मैं क्या वो लंबी बहस हो जाएगी। मेरे घर में हमले वाले ठहरे हुए थे सर। फिर आप तो चश्मदीद गुआ हैं, मुझे बुलाया नहीं गया। मैं बाहर के इलाके के गुआ नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर से दोस्त आए हुए थे, वो सारे उन्होंने जो है रात को खाना अगले दिन सारे वहाँ पहुंचे हुए थे। वो मैं क्या वो हमें बुलाया नहीं गया। आप तो विटनेस हुए ना, लेकिन मैं जितने सीन का विटनेस हूँ वो मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो आमिर मतीन साहब आपका भी ट्रायल होना चाहिए फिर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि अहमद साहब की तो कन्फेशन ले लेना तो बाकी। लेकिन दूसरी बात जो कि भाई जो कही है क्लासा साहब ने कि शायद फिर इस किस्म की तारीख हुई ना दोहराए, मैं नहीं समझता कि अब कोई ऐसा इस किस्म का वक्त आ गया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल ग्रोह जो है वो अदालतों को इस तरह जाकर धमकिया मेज तरीके से या अपनी धौंस और धांधली से वो उसको अपना जेर करे और अपनी मर्जी के ज़माने जा चुके, वो ज़माने जा चुके। मैं आपकी जात से चौधरी साहब से जो है ना, चौधरी साहब मैं एक कमेंट चौधरी साहब की बात, वो जो चौधरी साहब ने फरमाया, लेकिन आज बात बल्कि क्लियर हो गई है, क्योंकि पहले ये हम पढ़ते रहे सुनते रहे कि चौधरी साहब ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि वो नहीं बना सकते। लेकिन आज चौधरी साहब ने ये बात क्लियर कर दी है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि वो ना करें, ये और बात है, लेकिन इख्तियारात जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो उनके पास है, बल्कि उनकी तो मिसालें खुद चौधरी साहब ने भी दे दी हैं कि इससे पहले भी मौजूद है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जो इख्तियारात हैं स्वबदीदी, अब वो कब कैसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये तो प्रीरोगेटिव सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। और जिस तरीके से उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लेकर अपने जो तसरात दिए हैं, ऑब्जर्वेशंस दिए हैं कि इस मसले की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, और जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये मसला तो पूरी कौम के नर्व पर सवार हो गया है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट अपने किन किन इख्तियारात का कैसे कैसे इस्तेमाल करेगा। और दूसरी बात जो आपने कही थी कि ये कुछ लंबा जाता हुआ नजर नहीं आता। मैं चौधरी साहब दो चीज़ें आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि जिस तरह आपने भी इसी तरफ इशारा किया कि पहले जो ये लग रहा था कि जनाब ये एसेट्स डिक्लेयर करने का और टैक्सेस देने का जो केस है कि जो 4 फ्लैट निकल आए आपके थे नहीं, अभी तो ये लग रहा है कि ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी सबसे बड़ी चीज़ आ गई है कि पिछली जो दूसरी दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस दौर के अंदर ये आया, ये पैसा जो है लिंकेज उससे तो नहीं हो रहा कि उन इख्तियारात को यूज़ करते हुए ये पैसा बनाया गया है, पहली बात। दूसरा जो क्लास साहब अभी कह रहे हैं हमले वाला जो इनको तशवीश है वो थोड़ा सा इसलिए भी नज़र आ रही है कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल की आपकी जो लड़ाई चल रही है, जिस तरह आसमा जहांगीर साहबा उन्होंने पहले बयान दिया कि जनाब TOR का इख्तियार नहीं है, अभी उसके बाद फिर बार काउंसिल के अंदर वो जो लड़ाई चल रही है कि वो 2 रुकन निकाल दिए, फ़रोग नसीम साहब की जगह दूसरे साहब को स्पोक्स पर्सन लगा दिया गया।
आज उनका मैं बयान देख रहा था दरमियाना सा, गो के पहले नज़ीरें मौजूद हैं मगर फिर भी ये बुरी बात है TORs नहीं है। तो वो एक नज़र आ रहा है कि ना सिर्फ के वो हल्के जो कि वकला में हमदर्दी रखते हैं नवाज शरीफ साहब से, बल्कि अपने भी पार्टी के अंदर भी जो है ना, अब उनको पहले जो लग रहा था कि अदालत में इंसाफ होगा, अब वो डर गए हैं कि ये इंसाफ सचमुच ही ना हो जाए। ये अच्छा सवाल है। इंसाफ से डरना तो चाहिए शरीफ खानदान को। इनकी अभी तक कोई पकड़ नहीं हुई, चाहे असगर खान का केस है या सुप्रीम कोर्ट पे हमले पे जरा नरम बात कर रहे हैं जफर अली शाह साहब, ये तो इन्होंने तो नहीं किया था, पर 4 उस वक्त के भी परवेज रशीद बनाए थे कुर्बानी के बकरे, इन्होंने बना दिए थे। वो अख्तर रसूल और मियां मुनीर वगैरह, उनको बाकायदा सजा हुई थी हमला करने की, और डिस्क्वालीफाई हो गए थे। गेट से फलांग के ये आए थे सारे बंदे 500-600, और जजेस को छोड़ के कार्रवाई अदालत से जाना पड़ा। 2-3 लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे। बहरहाल अब मेरा ख्याल है ये माहौल नहीं है कि ये ऐसा कर सकें। ये शरीफ बरादरान जरूर इस सिस्टम के निज़ाम के लाडले और बिगड़े हुए बच्चे हैं। इन्होंने चीफ जस्टिस से जंग लड़ी और जीती, इन्होंने आर्मी चीफ से जंग लड़ी, इन्होंने सदर इसहाक खान से लड़ी, इन्होंने सदर फारूक लगारी से लड़ी, इन्होंने ये, और सिस्टम ने इनको सपोर्ट किया, जुडिशरी ने भी इनको सपोर्ट किया। इनकी जजमेंट 1993 में जो नवाज शरीफ केस में जजमेंट है, उसमें कहा गया कि 58(2)B के इल्जामात, अगर गवर्नमेंट पे करप्शन के इल्जामात हो, उसमें 58(2)B का निफाज नहीं किया जा सकता। 4 साल बाद 1997 में जो बीबी शहीद की गवर्नमेंट गिराई फारूक लगारी ने, तो उसमें कह दिया 58(2)B में करप्शन भी मौजू है अगर करप्शन के इल्जामात हो। तो इनको बड़ा इनका नखरा बर्दाश्त किया है। अदलिया ने भी बहुत नखरा बर्दाश्त किया है। उन्होंने हमले हुए, जब हमला हुआ तो 10 जज इनके साथ हो गए और 10 जजों ने वो सारा कुछ चीफ जस्टिस को भी उड़ा दिया। अब देखना ये है कि क्या वजीर आजम गिलानी के लिए जो कड़ा पैमाना इस्तेमाल किया गया, गिलानी पे इल्जाम क्या था? उस पे इल्जाम ये था कि क्यों सदर मुमलिकत, पाकिस्तान का सदर कोई भी हो, पाकिस्तान के सदर को एक गैर मुल्की मैजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं सरनगू किया करते वजीर आजम साहब। और उसकी सफाई में वो था कि आर्टिकल 248 है और 248 मुकम्मल इस्तिस्ना देता है सदर को तावक्ते के वो सदर है, तावक्ते के वो सदर है, तो मैं इसलिए नहीं कर सकता। उसको सजा दी, उसको घर भेजा। आज और यूसुफ रजा पे कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम नहीं था। नवाज शरीफ, शरीफ खानदान, शरीफ बरादरान पे मनी लॉन्ड्रिंग का और अरबा रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, जिस तरह से एतजाज साहब आपने बात की है कि बड़े उन पर इल्जामात है, क्लासेस साहब आप क्या कहेंगे, साबित हो पाएंगे, क्या बनेगा आगे? मेरा ख्याल है एतजाज साहब आज हमारे हाथ लग ही गए हैं, तो इन्हीं का ज्यादा शाह साहब भी बैठे हैं, तो एतजाज साहब से जरा ये पूछें, जो अभी इन्होंने एक नया जुडिशल कमीशन बना दिया है, इंक्वायरी कमेटी का, जो डॉन लीक्स की स्टोरी शामिल आई हैं, इनका इस पे क्या व्यू है कि ये कैसे देखते हैं? क्योंकि पीटीआई वगैरह दूसरी पार्टीज ने इसको मुस्तरद कर दिया है, तो ये भी डिलेइंग टैक्टिक्स में आ जाएगा कि एक जैसे मॉडल टाउन पे हमने देखा, पहले जुडिशल इंक्वायरी बिठाई, बाद में उसकी रिपोर्ट उनके खिलाफ आ गई, तो उन्होंने एक JAT बना दी, उसमें भी ISI थी, उसमें MI थी, उसमें IB थी, उन्होंने बैठ के क्लियर कर दिया। तो एतजाज साहब से और शाह साहब से मेरा ख्याल इस मामले में अगर आप इनका राय लें तो आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड। जी बिल्कुल क्लास साहब, अभी हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे, आपका जो सवाल है, क्या इस कमीशन को तस्लीम किया जाएगा? पीपुल्स पार्टी की जानिब से शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद है, एतजाज साहब भी मौजूद हैं, इनसे जवाब हासिल करेंगे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सवाल कासा साहब छोड़ दिए थे। आमिर साहब, आपको लगता है डॉन लीग के हवाले से किस किस के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? मैं शाह साहब से और चौधरी साहब से इसी सवाल पे रहते हुए, चौधरी साहब इन्होंने एक कमेटी जो 7 मेंबर्स की बनाई है, हमारे जैसे लोगों का ये ज़रूर एक कंसर्न है कि उसके अंदर कोई सहाफ़तियों की नुमाइंदगी नहीं है। तो वो पैगामबर को, पुराना हमारा तरीका कह रहा है कि जो पैगाम लेके आता है उसको पकड़ लेते हैं, तो वो अपनी वो बकरा ढूंढते ढूंढते हमारा बकरा ना डालें, हमारी भी तजवीज़ है उस पर। इसमें आपने सवाल ब्रेक से पहले जो किया था, मैं करासा साहब ने किया था, रऊफ ने, कि क्या पीपल्स पार्टी को ये मंजूर होगी कमीशन। मैं आपको बता दूं, जो इन्होंने सरबराह चुने हैं कमीशन के लिए, जस्टिस आमिर रजा खान, बिल्कुल, उन्होंने 1979 सितंबर अक्टूबर 1979 को एक दिन में बतौर जज हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट, एक दिन में एक दिन में 750 पीपल्स पार्टी के लोकल बॉडीज के उम्मीदवारों को डिस्क्वालीफाई किया था। उनके नाम भी नहीं थे पता देखे, उनकी फाइलें भी नहीं थी देखी, और एक दिन में 750, दूसरे दिन में कुछ 400 500, इन्होंने 3-4 दिन में सफाया कर दिया था पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का। तो पीपल्स पार्टी, इनका रुझान ये एकेडमिकली एक पढ़े लिखे और लॉ, सिविल लॉ के माहिर हैं, इनकी किताब है सिविल प्रोसीजर कोड पे, सिविल लॉ के माहिर हैं, लेकिन इसमें जरा क्रिमिनल लॉ की जरूरत होगी इस इंक्वायरी में। और तीसरी बात मैं ये अर्ज करूं कि ये तो जी शाह साहब नहीं, अभी पीपल्स पार्टी का स्टांस बता रहे थे इस कमेटी पे। आप जी, आप पीपल्स पार्टी का बता रहे थे स्टांस इस कमीशन के बारे में। हाँ, पीपल्स पार्टी का स्टांस तो इनके मतलब पीपल्स पार्टी के तो ये सख्त खिलाफ रहे ना। मैंने बताया 750 1979 में जो लोकल बॉडीज इलेक्शन, नहीं, हम पूछ रहे थे चौधरी साहब के ये जो है पीटीआई ने, जो है अवामी तहरीक ने ये जो कमीशन बनाया है इसकी इंक्वायरी का, कमीशन को मुस्तरद किया है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये जो सिरिल अल-माइदा की खबर जी उसी बारे में पूछ रहे थे साहब। उसके बारे में अब मैंने ये अर्ज किया है कि जो सरबराह इन्होंने चुने हैं आमिर रजा खान साहब, जी उनके बारे में, वो जब जज हाई कोर्ट के थे तो 1979 में, आप इसी से अंदाजा लगा लें, सही, एक दिन में उन्होंने पीपल्स पार्टी के 750 उम्मीदवारों को, लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो रहे थे 79 में, ठीक है, एक दिन में 750 को नाअहल किया था, दूसरे दिन कुछ 500-600 को किया था। रोजाना ये बगैर नाम देखे। एतजाज साहब, आप समझते हैं कि आपकी दफा आपने जैसे कहा ना कि नाअहल करने में हमारे जज साहब जो हैं, जिनका भी रिटायर्ड जज साहब हैं, उनकी एक वो है, एक उनका टेम्परामेंट है, या उनका लगता है आपके कि आपकी दफा भी कुछ लोगों को नाअहल करने की सिफारिश कर देंगे अपने कमीशन की रिपोर्ट में? लगता है आपको ये? नहीं, ये नहीं करेंगे। ये इनका झुकाव होगा नवाज शरीफ की तरफ, और मुझे मैं तो समझता हूँ इनको खुद ही इससे इनकार कर देना चाहिए इस कमीशन पे आने से। ठीक है, एक शाह साहब आप बात करना चाह रहे थे कमेटी के हवाले से। जो जस्टिस आमिर रजा साहब हैं, मैं भी जाती तौर पर उनको जानता हूँ, और जज बनने से पहले हम इकट्ठे पंजाब बार काउंसिल में मेंबर थे। मतलब जैसा चौधरी साहब ने फरमाया, कॉम्पिटेंट है, आथर है, बहुत बड़ी ज़ाब्ता दीवानी के ये। तो मैं नहीं समझता कि वो इस अब उम्र के इस हिस्से में जाके वो इस किस्म की कोई ख्याल है। वो पीपल पार्टी वाले के मेरे को पता नहीं वो डिस्क्वालीफाई बनते थे, होते थे या नहीं, मुझे वो उस फैक्ट्स का नहीं पता। वो तो बता रहे रोजाना की बुनियाद पे किया उन्होंने। किस पे? रोजाना की बुनियाद पे। नहीं, वो तो फिर जब जो कल चुका वो इलेक्शन मैटर जो होते हैं वो रोजाना की बुनियाद पे होते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। मैं नहीं समझता कि ये इस पोजीशन में जिन्होंने इन पर अदब एतमाद किया है, जिन जमातों ने, खैर उनके अपने कोई ग्राउंड्स होंगे,
लेकिन इस 7 मेंबर कमेटी में अमर साहब सिर्फ अमर रज़ा साहब नहीं है, इसमें एक IB का डायरेक्टर, ISI का डायरेक्टर, मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर वो भी हैं। अब इन सर हम कह रहे हैं हमारे सहाफियों का भी कोई डायरेक्टर डाल ले पीछे में। डाल दे तो कोई मुझे तो कोई इतराज नहीं होगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि शाह साहब मैं थोड़ी सी आपकी बात काट रहा हूँ, वो कोई इस किस्म की बात। शाह साहब मैं जफर अली शाह साहब की थोड़ी सी बात काट रहा हूँ। जी जी, ये सारे लोग जिन इदारों का आपने नाम लिया ना सर, ये सारे के सारे उसमें भी थे। मॉडल टाउन की जो बाद में JIT बनी थी, उसमें जस्टिस बाकिर साहब की जो रिपोर्ट थी उसका तया पांचा करने में, उसको दबाने में, डंप करने में, उसको गलत साबित करने में, इसी तरह के इदारों के मेंबरान उसमें भी शामिल थे सर, जिनके नाम आपने लिए हैं। कराची में JIT बात यह है कि अब कभी ना कभी तो किसी ना किसी पर तो कुछ एतमाद करना पड़ेगा। JIT लफ्ज जो है ना शाह साहब मुल्क में बदनाम हो चुका है। कराची में वो 25 की JITs बन गई हैं, जो ही JIT आती है ना लोग मशकूक हो जाते हैं कि यार ये JIT जो है ना यही खतरनाक चीज है। और वैसे भी खतरनाक वो बात होती है जो JIT की उनकी रिपोर्टिंग, उनका रिजल्ट, कंक्लूजन क्या है वो आप पब्लिक को बताएं तो पता चलेगा कि JIT ने क्या किया है। अब JIT की बनाने वाली अथॉरिटी बना के उनकी रिपोर्ट्स को लेके अपनी जेब में डाल रहे, वो पब्लिक ही ना करे तो सारा मलबा JIT में फेंक दे, तो ये भी जाती है। नहीं, उनका मुतालबा शाह साहब यही है कि रिटायर्ड जज की सरबराही में नहीं होना चाहिए। अवामी तारीख तो मॉडल टाउन की वजह से इसे तस्लीम नहीं कर रही, तहरीक इंसाफ रिटायर्ड जज की वजह से इसे तस्लीम नहीं कर रही और कह रही है कि हाजिर सदर या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये होना चाहिए। ये अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अमर रज़ा साहब भी हैं तो कोई इतनी आफत नहीं आई, और अगर हाज़िर सरस हो जाए तो तब भी हमें कोई इतराज़ नहीं। जी आमिर साहब। नहीं, वो हमारा तो सिर्फ कंसर्न ये है कि ये बिल्कुल तफ्तीश होनी चाहिए, मगर थोड़ी सी इसको क्लोज डोर ना करें, ओपन कर लें। और बिल्कुल ये हुकूमत का राइट है कि वो उनके यहाँ कोई लीक हुई है तो वो करें, मगर सिर्फ चंद लोगों की तसल्ली खुश करने के लिए और उसको करा के स्केप गोट ना ढूंढें, और स्केप गोट भी हमारी कम्युनिटी में गरीब बकरा पकड़ के ना ज़िबा कर दें। फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से भी कोई वहाँ पर होनी चाहिए, उस पर कदगन नहीं आनी चाहिए। सही है, सही है। एतजाज साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। लास्टली आपसे ये जानना चाहेंगे, पनामा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला देती है तो समझते हैं कि दोनों फरीकैन जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं उनके लिए काबिल कबूल होगा, या एतराज किसी एक जानिब से उठाया जाने का इम्कानात मौजूद है? और मेरी तरफ से भी सवाल ले लें सर एतजाज साहब, आपने पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस भी लड़ा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। आपने कभी मियां नवाज शरीफ साहब का भी केस लड़ा था, जनरल मुशर्रफ ने जब मिलिट्री टेक ओवर किया था, उनके वकील ने। मियां साहब ने आपसे दोबारा रिक्वेस्ट की कि जनाब आप गिलानी साहब का केस भी लड़ते रहे, माजी में उनका भी लड़ते रहे, आपको फिर पेशकश कीजिए कि एतजाज साहब आप फिर जाएं सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लड़ेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे ये पेशकश? नहीं, अब तो मेरी इस मामले में तो मेरी राय बड़ी दायर हो चुकी है, और मेरी राय मीडिया पे इतनी दफ़ा आई है कि मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ इस मामले में उन पे जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त है। ठीक है। इसके बाद, और वो ये मैंने एक्सप्रेस किया इतनी दफ़ा, तो इसके बाद उनकी वकालत करना तो मुमकिन ही नहीं है। सही सही, उनकी वकालत मुमकिन नहीं है। लास्टली आपसे शाह साहब मैं जानना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देती है क्या वो आपकी पार्टी कबूल करेगी? सिर्फ हाँ ना में जवाब चाहिए। ये मियां नवाज शरीफ साहब खुद ऐलान कर चुके हैं, आप उसी जमात से? बिल्कुल उसी 100%। ठीक है, यानी आपका कहने का मतलब है कि अदालत का फैसला कबूल करना पड़ता है। करना पड़ेगा, बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, जफर अली शाह साहब आपकी आमद का बेहद शुक्रिया, एतजाज अहसन साहब मौजूद थे, आपके भी कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह।